को कंटेन करने में कितना इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ता है और या करते हैं रिजर्व बैंक, वो जज करना पड़ेगा ओवरऑल ये फाइनेंशियल ईयर, मतलब FY23 के ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अब सीधा रुख करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की ओर। लगातार 3 कारोबारी दिनों से जारी बाजार की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। बाजार में आज बिकवाली का दबाव हमने देखा। निफ्टी 77 और सेंसेक्स 359 अंक गिरकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें 340 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखी हमने। बाजार में दिन भर कारोबार कैसा रहा, सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद बता रही हैं। देखिए, बाजार एक गैप के साथ खुला था और उसके बाद हमने देखा कि 16,600 के ऊपर खुला। आज दिन भर में 16,700 के पास बाजार गया भी, लेकिन अपने जो गेन्स है उसे इरोड किया। उसकी वजह है कि जिन सेक्टर्स की वजह से प्रेशर पड़ा, बैंकिंग स्पेस ने बाजार पर प्रेशर माउंट किया। लास्ट आवर में प्रेशर और ज़्यादा माउंट होते हुए दिखा। हालांकि दोनों साइड के ट्रेड्स आज बाजार में देखने को मिले। एक तरफ में बाजार का जो इनिशियल गेन्स है वो इरोड हुए, फिर रिकवरी आई सेकेंड मिड ऑफ द ट्रेड में, और उसके बाद लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में आपने देखा कि वहाँ जो गेन्स बने थे वो इरोड हुए। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा खासा प्रेशर बनाया। आज क्लियरली जिन स्पेसेस से प्रेशर देखने को मिला उसमें बैंकिंग स्टॉक्स थे। हैवी वेट स्टॉक्स लाइक रिलायंस ऑन द इंडेक्स, वहाँ से किस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। और बैंकिंग स्पेस में और HDFC ग्रुप के स्टॉक्स जो हम देख रहे थे पीछे 2 दिन 3 दिन से मूव्स पे थे, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई दिए। तो ये बड़े रीजन रहे कि हम देख रहे हैं कि 16,600 के नीचे आप बाजार को आज क्लोज होते हुए देख रहे हैं। जो गिरने वाले सबसे बड़े काउंटर्स थे उनके पीछे रीजन, और बहुत ही सेक्टर, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज आपको देखने को मिला। क्लियरली आपको आज टेक्नोलॉजी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना बैंक्स ने तो प्रेशर माउंट किया। ऑटो हालांकि एक स्पेस है जिसमें आपको लगातार एक स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन कोई बहुत बड़े गेनर्स यहाँ से नहीं निकल कर आए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी न्यूज़ फ्लोज। कुछ स्टॉक जो यहाँ पर हम हाईलाइट करना चाहेंगे, सन फार्मा, यहाँ नंबर्स आए, वन ऑफ एक कंपोनेंट उनका रहा, जिसके चलते हमने देखा कि बाजार पे आज सुबह से ही आप 2.5 से 3% तक की एक डेंट देखा आपने, लेकिन उसी रेंज में सन फार्मा ने ट्रेड किया दिन भर। कोटक बैंक ने लास्ट आवर में एक बड़ा प्रेशर माउंट किया। HDFC वीक हुआ, टाइटन आप यहाँ से और वीक हुआ, जिसके कारण ये सारे स्टॉक्स से हेवी वेट्स निफ्टी काउंटर्स थे जिन्होंने प्रेशर माउंट किया, बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग किया। और रिलायंस 1.5% नीचे कमजोरी के साथ बंद हुआ रिलायंस। तो ये बड़े काउंटर्स थे, ये स्पेसेस थे जहां से प्रेशर माउंट होते हुए दिखा। आज गेनर्स कौन से थे? क्लियरली क्रूड फैक्टर इन पूरा तरह से आपको एनर्जी पैक पे, ऑयल एंड गैस पैक पे दिखाई दिया। ONGC जैसे काउंटर, पावर क्राइसिस फिर से आप इसकी खबरें सुन रहे हैं, तो NTPC, कोल इंडिया, ये सारे काउंटर्स आपको दिखाई दिए। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स आपको फिर से तेज दिखाई दिए। MCX, BCL, CDSL, ये सारे काउंटर्स आपको फिर से आज तेज दिखाई दिए। FNO स्टॉक्स के कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, क्लियरली रिजल्ट का इम्पैक्ट नौकरी जैसे काउंटर पर। PEL रिजल्ट के बाद डेंट था, वो आज रिकवर होते हुए दिखाई दिया। और कुछ दूसरे स्टॉक्स लाइक MCX जिसकी हमने बात भी की। तो आज बहुत ही न्यूज़ बेस्ड मूव्स देखने को मिली। सेक्टर्स जो आज जिन्होंने बाजार पर बड़ा प्रेशर माउंट किया, उनमें आपके लिए बैंकिंग क्लियरली है, और गेनर्स साइड पर आपको ONGC और सिलेक्टिव काउंटर्स फ्रॉम रियल एस्टेट, इन्होंने परफॉर्म ज़रूर किया। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप, वहाँ एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ब्रॉड बेस्ड रैली, ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है। शायद इसे एक टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग कहना चाहिए। लिस्टिंग के बाद LIC ने पहली बार अपने चौथी तिमाही के नतीजे कल पेश किए, और इन नतीजों और कंपनी की ओर से घोषित डिविडेंड पर LIC के MD राजकुमार से हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने खास बातचीत की। शेयर धारकों को एक जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ वो हुआ जब आपने जो डिविडेंड दिया है वो सिर्फ ₹1.5 प्रति शेयर, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि डिविडेंड अगर ₹1.5 प्रति शेयर दिया है तो इंश्योरेंस बिजनेस में हमें कैपिटल भी चाहिए होता है। तो जो हमारी बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी है वो शेयर होल्डर के अकाउंट में ही है। 4,043 करोड़ में से 980 करोड़ के करीब शेयर होल्डर को डिविडेंड चला जाएगा। बाकी का जो 3100 या 3200 करोड़ के करीब बचेगा वो शेयर होल्डर के अकाउंट में रहेगा। इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग टू कंज्यूम इट एनीवेयर। सो इट इज टू फंड द न्यू बिजनेस, और हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़े, और उसके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होंगी वो इस फंड से हमें मिलती रहेंगी। दैट विल क्रिएट मोर वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर। इट्स लाइक री इन्वेस्टिंग द सेम मनी इन डिफरेंट बिजनेसेस टू जनरेट मोर प्रॉफिट्स। तो शेयर होल्डर्स को कोई उसके लिए कुछ मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं का पैसा उन्हीं के अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो भविष्य के बिजनेस को हम बढ़ाने में यूज करेंगे और उसके और भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए जनरेट करेंगे।
सर, भविष्य के बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी की आपने बात की, इसकी जो राह है वो अभी कैसे तय होगी? और दूसरी चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो नंबर्स हैं वो क्या कंपेरेबल हैं पहले की तिमाही से? या नंबर्स की पहले मैं बात करता हूं कि पिछले वर्ष तक हम जो प्रॉफिट है वो Q4 में ही डिक्लेयर करते थे, Q1, Q2 या Q3 में नहीं करते थे, क्योंकि एनुअल वैल्यूएशन जो लाइबिलिटीज की होती है, एक्चुअल वैल्यूएशन, वो 31 मार्च को होती है। लेकिन क्योंकि अब हम लिस्टेड कंपनी बन गए हैं तो पिछले साल Q2 यानी कि सितंबर में पहली बार हमने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर किए, फिर हमने दिसंबर में किए और फिर इस वक्त मार्च में कर रहे हैं। तो मार्च के जो नंबर हैं उसको पिछले मार्च के नंबर से कंपेयर करना क्वार्टर टू क्वार्टर सही नहीं होगा। अगर हम साल दर साल करें तो वो ठीक होगा। तो जो पिछले साल का जो प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था वो पूरे वर्ष का था, जो Q4 में डिक्लेयर हुआ था। तो जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पिछले साल से प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। लेकिन अगर साल के ऊपर देखते हैं, साल के ऊपर साल, तो वो 40% के लगभग है। तो किसी भी शेयर होल्डर को इसके लिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा भविष्य के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य में जो ड्राइवर हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी के, वो मेनली हमारा नॉन पार बिजनेस के ऊपर, जहां हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज या उसके अवसर ज्यादा दिखते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। और उसके लिए हमारे लिए बैंक एश्योरेंस जो चैनल है, जिसमें 72 यानी कि 72 बैंक पार्टनर हमारे साथ हैं और 60,000 से भी ज्यादा बैंक की ब्रांचेस हमारे साथ हैं, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। बैंक्स को हमने देखा कि ट्रेडिशनली वो यूलिप्स और एन्युटीज को बेचते हैं और वो दोनों के दोनों ही नॉन पार प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारा जो 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी रहेगी कि जो पार बिजनेस है उसके ऊपर भी हम काम करें, और लेकिन ज्यादा जो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ हमारा बनेगा, हमारे विकास में जो सहाय होगा, वो नॉन पार बिजनेस के ऊपर होगा। और हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में जब इंटरेस्ट रेट साउथ बाउंड रहेंगे, चाहे अभी थोड़े से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज्यादा देर समय तक ये रहेंगे। जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, इंटरेस्ट रेट विल कम डाउन। आप जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ग्रोथ वाली इकोनॉमी है। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है ये प्रेडिक्टेड है कि सबसे ज्यादा बढ़ेगा। जब ऐसा बढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइज होना है कंट्री को और जीडीपी बढ़ना है, तो इंटरेस्ट रेट्स का नीचे रहना बहुत जरूरी है ताकि चीप कैपिटल मिले। उस वक्त जो फिक्स्ड गारंटीड प्रोडक्ट्स होंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी और हम उसके लिए ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स इस वक्त 18 प्रोडक्ट नॉन पावर सेगमेंट में हैं और 16 प्रोडक्ट हमारे पावर सेगमेंट में हैं। तो हमें सिर्फ अपने फोकस को और ज्यादा करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि 20-25 साल के लिए लोग गारंटी चाहेंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। ये दूसरा हमारा एक पहलू होगा जिसके माध्यम से हम अपने निवेशकों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकेंगे। शेयर धारकों को अगली जो उम्मीद है वो है मार्जिन्स इंप्रूव होने की। वीएनबी मार्जिन्स का डेटा कब तक आएगा? और दूसरा, क्या आपको लगता है, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी आईपीओ के बाद, मार्जिन्स इस बार बढ़कर आएंगे? देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो आईईवी का कैलकुलेशन होता है यानी कि एम्बेडेड वैल्यू का, वो प्रोग्रेस में है और 30 जून तक हम उसको टारगेट कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। और उसके थ्रू हमारे बीएनबी मार्जिन और वीएनबी का दोनों का डाटा भी उपलब्ध होगा प्रोडक्ट वाइज। और जो आपने बात की कि वीएनबी मार्जिन हम कैसे बढ़ाएंगे, उसका सिंपल सा एक ही तरीका होता है कि जो नॉन पार बिजनेस है वो मार्जिन ज्यादा देता है। कारण उसका सिंपल ये होता है कि उसमें से 100% जो प्रॉफिट आता है वो शेयर धारक का होता है, इसलिए उसमें बीएनबी मार्जिन ज्यादा होता है। मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ प्राइवेट कंपनीज जब वो पहली बार लिस्टिंग में आई थी तो उनमें से एक कंपनी का भी बीएनबी मार्जिन 9.3% था जो हमारा है। और हमारा उसके अंदर अगर हम उसको 95-10 पे कन्वर्ट करें तो 12.3% हो जाता है, यानी कि 3% सीधा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम फोकस ज्यादा नॉन पार बिजनेस के ऊपर करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो भविष्य के अंदर बीएनबी मार्जिन और बीएनबी होगा वो बढ़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, हम अगले 5 वर्ष में उस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के ऊपर पहुंचे और उसके लिए हमारी जो रणनीतियां हैं वो तैयार हैं, हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 31 मई को हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ रिवायती रह गई है? क्या लोग वाकई में तंबाकू के जहर के खिलाफ सतर्क या अवेयर हुए हैं? पेश है इसी पर हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष। आज क्या है विशेष है आपकी ज़िंदगी जिसको आप खराब ना करें, क्योंकि लत जो है वो किसी भी चीज़ की बुरी है, मगर ये लत अगर तंबाकू की हो तो जानलेवा होती है। क्योंकि ये जानते हुए भी कि आप जो सिगरेट पी रहे हैं या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं वो आपके मौत के मुंह में
लेके जाएगी आपको। बावजूद इसके ये लत छूटती नहीं है। लोग तंबाकू सेवन के खिलाफ सतर्क हो जाएं। इसके लिए 31 मई को हर साल वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ रिवायती रह गया है? क्या लोग वाकई में तंबाकू के जहर के खिलाफ सतर्क हैं या अवेयर हुए हैं? आखिर कैसे इस जहर से देश के युवाओं को बाहर निकाला जा सकता है, इसी पर करेंगे चर्चा। पर पहले देखिए ये रिपोर्ट। सिगरेट के पैकेट्स पर बनी कैंसर की ये चेतावनियां भी युवाओं को मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पा रही हैं। तंबाकू जानलेवा है ये बताने के लिए दुनिया में हर साल वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। WHO के मुताबिक हर साल तंबाकू के सेवन से 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इतनी मौतें 2 साल तक चली कोरोना महामारी से भी नहीं हुई हैं। भारत में हर साल करीब 13.5 लाख लोगों की मौत सिगरेट पीने से होती है, जबकि अमेरिका में 5 लाख लोग हर साल मौत के मुंह में समा जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू की वजह से कैंसर होने का खतरा 20 गुना तक बढ़ जाता है। इससे कई तरह के कैंसर होते हैं जो जानलेवा हैं। इसमें फेफड़ों का कैंसर, लीवर का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिल के रोग, कोनल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर शामिल है। हर साल मरने वाले 80 लाख लोगों में से 70 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि 12 लाख लोग ऐसे हैं जो स्मोक नहीं करते लेकिन उस वातावरण में रहते हैं, यानी पैसिव स्मोकर्स। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की 130 करोड़ की आबादी में से 80% लोग लो और मिडिल इनकम देशों में रहते हैं। तंबाकू के सेवन से लोगों की सेहत तो खराब होती है, पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए WHO ने इस बार की थीम प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट रखी है, ताकि लोगों को तंबाकू के सेवन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा सके। तंबाकू के उत्पादों को बढ़ाने के लिए जंगलों की कटाई होती है और जंगली जानवरों पर भी असर पड़ता है। WHO के मुताबिक तंबाकू इंडस्ट्री के चलते 60 करोड़ पेड़ों को काटा जाता है और 8.4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ा जाता है। इसके अलावा WHO ने धरती पर पानी की कमी, ईंधन की कमी और मेटल के घटते स्रोतों के लिए तंबाकू इंडस्ट्री को जिम्मेदार बताया है। WHO का कहना है कि सिगरेट के बर्ड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि एक अलग खतरा है। तंबाकू इंडस्ट्री जो कचरा वातावरण में फैलाती है, उसकी सफाई के लिए पैसा भी टैक्स पेयर्स की जेब से वसूला जाता है। चीन में इसके लिए $260 करोड़, भारत में $7.66 करोड़, जर्मनी में $2.34 करोड़ खर्च होते हैं। तंबाकू के विज्ञापनों पर बैन है, बावजूद इसकी चपेट में हर साल सैकड़ों युवा आ रहे हैं। सरकारें भी तंबाकू सेवन के खिलाफ काफी जोर शोर से प्रचार करती हैं, लेकिन इंडस्ट्री पर कोई बैन नहीं है, क्योंकि इससे सरकारों को मोटा टैक्स मिलता है। तो ऐसे में युवाओं को मौत के मुंह में जाने से कैसे रोका जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हर साल अवेयरनेस के नाम पर वर्ल्ड नो टबैको डे मनाना सिर्फ खाना पूर्ति ही लगती है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, दिन तो मना लिए जाते हैं, लेकिन क्या इस दिन की कीमत आपकी जान से ज़्यादा है, आपकी सेहत से ज़्यादा है, आपके अपनों से ज़्यादा है, जिनको आप अगर सिगरेट पीते हैं तो पैसे स्मोकिंग से परेशान करते हैं, और अगर आप नहीं रहते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। इस पे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कुमार, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट के, वो जुड़ गए हैं। देवेंद्र सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जानते भी सब हैं, समझते भी सब हैं, तो ये आदत लगती कहाँ से है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो इच्छाओं से नहीं चलती हैं, जिनकी इच्छा उत्पन्न की जाती है। जिस तरीके के मार्केटिंग कैंपेन्स टबैको को लेकर के, गुटखे को लेकर के, बड़े बड़े जो सितारे हैं जिनको लाखों युवा फॉलो करते हैं, जब उनके द्वारा इसकी प्रमोशन की जाती है और जब ये बताया जाता है कि इसके सेवन से आप एक रॉकस्टार बन जाएंगे, आप सुपरमैन बन जाएंगे और आप एक ही दिन में ना जाने क्या कर देंगे, तो जो युवा है ना, जो अभी इस दुनिया में अपने लिए, अपने भविष्य के लिए खड़ा करना चाह रहा है, उसको एक डाइवर्जन मिलता है। जब वो चिंताओं में जाता है और जब वो फेलियर पर आता है, चाहे वो एग्जाम का फेलियर हो, घर वालों से लड़ाई का फेलियर हो, जॉब ना मिलने का फेलियर हो, तो वहां पर ये एजेंसियां, जो मार्केटिंग एजेंसियां और जो ब्रांड हैं, वो ये बताते हैं कि इन चीजों के सेवन से आप चिंताओं को भूल जाएंगे और एक ही दिन में सक्सेस को पा लेंगे।
सफलता की सीढ़ियां आपको टबैको दे सकता है, गुटखा दे सकता है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरीके के विज्ञापनों पर लगाम नहीं लगाई जाती है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि सरकार जब जानती है कि टबैको से देश को कितना बड़ा नुकसान होता है, हम इतने एंटी टबैको कैंपेन सरकार खुद पैसे खर्च करती है, चाहे वो सिनेमा हॉल्स में रेगुलर एड चलाने की बात रही हो, चाहे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने की बात रही हो, तो वहां पर हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हमारे लिए रेवेन्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लोगों की जिंदगी, या उन लोगों की जिंदगी पर जो सरकार कैंसर पर एक एक व्यक्ति पर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की एवरेज खर्च करती है सरकार, वो ज्यादा जरूरी है। मैं अभी कुछ दिन पहले बड़ा अचंभित था, मैं एक ऑटो के पीछे ऐड देखी जिसमें एक गरीब किसान ऐसे हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठा हुआ है और कहता है कि सेव माय लाइवलीहुड, आई एम ए टबैको फार्मर। और वो रिक्वेस्ट कर रहा है सरकार से कि उन एनजीओज के खिलाफ कार्रवाई करिए, उन एनजीओज की पोल खोलिए जो एंटी टबैको कैंपेन पर काम कर रही हैं। फिर कुछ दिन बाद एक ऐड दूसरा बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं जहां पर वो किसान धन्यवाद कर रहा होता है और कहता है कि ऐसी एनजीओज के फंड की जांच कराने के लिए, सीएजी ऑडिट कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हो सकता है कि कुछ हिडन एजेंडास के साथ भी संस्थाएं काम कर रही हैं, लोग एंटी टबैको कैंपेन्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन नियत देखी जानी चाहिए। अगर आज कोई भी एक व्यक्ति, अगर आज चाहे देवेंद्र सर, अजय सर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजी के अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर, सवाल है मेरा वो यही है, देखिए इसका जवाब कईयों को पता है, लेकिन अक्सर आप किसी से पूछिए कि अरे आप सिगरेट पीते, कह देखो मेरे को तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कितने ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स और इम्पैक्ट्स होते हैं। हम आज के ज़माने में कितनी सारी जो दिक्कतों को सुन रहे हैं यूथ के, हम अक्सर हार्ट अटैक्स की बात करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप तम्बाकू का सेवन करते हैं तो? थैंक यू। तो पहले तो कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूँगा। पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 80 लाख डेथ्स स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज से हर साल हो रही है। 80 lakhs, 8 million। सेकेंडली, सेकेंड हैंड स्मोक से, जो कि आजकल नया कॉन्सेप्ट लोगों को अवेयरनेस हो रहा है कि दूसरा कोई स्मोक कर रहा है और उसके स्मोक से पेशेंट्स जो बन रहे हैं, 41,000 पेशेंट्स की डेथ हो रही है हर साल बिकॉज ऑफ सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सो 80 लाख एंड 41,000, ये फिगर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। और ये सारी डेथ्स मेनली कॉज होती हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सीओपीडी यानी कि लंग्स की जो बीमारी होती है, कैंसर, हाइपरटेंशन और कुछ रिलेटेड डिजीजेस होती हैं जो कि स्मोकिंग से होती हैं। उनकी वजह से इतने सीरियस फिगर्स डेथ्स की और डिजीजेस की होती हैं। तो ये बचाना बहुत जरूरी है और इसके लिए ही कैंपेन, ये वर्ल्ड नो टोबैको डे जो WHO ने किया है फॉर 31 मई, और इसका मोटो इस बार का है कि प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो हम सबको मिलके, बहुत ही ये अच्छा बोल रहे थे हमारे स्पीकर कि क्या क्या इश्यूज हैं। सो हेल्थ इश्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि टोबैको से रिलेटेड। देवेंद्र सर, आपके पास आऊँगा। अब आपने जैसे कहा, अब यहाँ से एक तो जागरूकता फैलाने के लिए क्या करा जाए? देखिए, एक जो पब्लिक प्लेसेस में आप सिगरेट ना पिए, उसके लिए सरकार वो लेके आई, एक कानून आया कि 18 साल से उम्र का नीचे का इंसान ना पी सकता है, ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है। लेकिन वो कानून एकदम बिल्कुल इस तरीके से उनको नज़रअंदाज किया गया कि आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी ये ढूंढने के लिए कि इस कानून का उल्लंघन कहाँ हो रहा है। क्या पहले तो जो हैं उन्हीं की सख्ती हो और आगे इसको कैसे देखा जाए? वो पहलू हैं, एक तो है फोर्स्ड कि जो चीज सरकार करे, कि सरकार ऐसा रूल और ऐसा लॉ निकाले कि टोबैको बैन किया जाए, पब्लिक स्मोकिंग बैन किया जाए, कंजम्पशन ऑफ टोबैको बैन किया जाए। लेकिन उसके भी कुछ पहलू हैं और वो बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि बहुत मेजर टैक्सेशन होता है, इसका बेनिफिट्स होते हैं और ये बहुत ही पुराना प्रॉब्लम है। सेंचुरीज, इनफैक्ट मिलेनिया, हजारों साल से ये इशू है। तो वो एक अलग मुद्दा है जिसके लिए मैं टोटली कमेंट नहीं कर सकता। बीइंग अ डॉक्टर मैं मेडिकल एस्पेक्ट पे ही कमेंट करूंगा, लॉ एनफोर्समेंट पे मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। तो एज अ डॉक्टर मैं ये कहूंगा कि जितनी जागरूकता फैलाई जाए, जितना अवेयरनेस कैंपेन्स किए जाए, जितना लोगों को स्कूल ऑनवर्ड्स एजुकेट किया जाए, प्रोफेशनल जगहों पे एजुकेट किया जाए,
प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में ख्याल रखा जाए कि इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल ऑफ कोर्स वैसे ही बैन होता है, इन एनवायरनमेंट एरिया, वर्क प्लेसेस में बैन किया जाए, वो बहुत जरूरी है। सो इन शॉर्ट, एज अ डॉक्टर मैं ये कहूंगा कि जागरूकता एंड एजुकेशन ओवरऑल पब्लिक में बहुत जरूरी है। बाटा कंपनी की ओर से बड़ी खबर है। यहां पर बाटा के प्रमोटर कंपनी में से अपना बड़ा हिस्सा बेचने जा रहे हैं, जो कि ब्लॉक डील के तहत अपना लगभग 2.8% हिस्सा बेचेंगे। इस डील के लिए उन्होंने 6.9% डिस्काउंट के साथ 1750 रुपए का फ्लोर प्राइस तय किया है और 360 करोड़ रुपए की इस डील में कंपनी करीब 36 लाख शेयर बेचेगी। ये जो डील है जेपी मॉर्गन बैंकर के जरिए होगी। आपको बता दें कि फिलहाल बाटा के प्रमोटर्स की है कंपनी, उसमें लगभग 52.96% की हिस्सेदारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, बाटा 2.8% शेयर को यहाँ पर हिस्सा बेचेंगे और ये जो पूरी डील है इसके लिए उन्होंने 6.9% डिस्काउंट के साथ 1750 रुपए का फ्लोर प्राइस भी तय किया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज पोद्दार। पंकज, पूरे मामले की जानकारी हमको दें। यहाँ पर ब्लॉक डील के तहत 2.8% जो है हिस्सा बेचने की बात सामने आ रही है बाटा के प्रमोटर की तरफ से। हाँ, तो कविता जी, जैसे आपने कहा, हमारे सूत्रों ने हमें कहा है कि बाटा जो उनका प्रमोटर है वो 2.8% स्टेक कल बेचेगा और उसके लिए उसने एक बुक लॉन्च कर दी है। ये बुक में वो लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बिड करते हैं और जैसे कि आप कह रहे थे 1750 यानी कि अराउंड 7% सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट पे वो लोग ये ऑफर दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन इसका सोल बैंकर है। अगर हम उनके आंकड़े देखें तो उनके पास 53% स्टेक है ऑलमोस्ट। सो 2.8% उसमें से अगर निकल जाए तो उनके पास तकरीबन 50% स्टेक इसके बाद बाकी रहेगा। मोस्ट लाइकली ये डील सक्सेसफुल हो जानी चाहिए, पर अगर हम देखें तो कल सुबह ही ये डील पे कलर मिलेगा कि इसमें कितने टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्या हुआ है और कैसे टाइप पे प्राइसिंग हो सकती है। 360 करोड़ का ये ब्लॉक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। अबाउट $81 मिलियन है। बाटा एक बहुत ही फेवरेट FII स्टॉक है, तो देखते हैं क्या होता है। पर हमारे सूत्रों के अनुसार प्रमोटर को ये बेचना है, उन्होंने बुक लॉन्च कर दी है। एज ऑफ नाउ कोई खास बिड्स नहीं आई है, पर आगे जाके जरूर इसमें बिड्स बढ़ेगी और जेपी मॉर्गन इसका सोल बैंकर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज और तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर, जहां पर युवाओं को इस महंगाई के दौर में आटे दाल का भी भाव पता चल रहा है और ये भी पता चल रहा है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जिसके चलते उन्होंने फिजूल खर्ची कम कर दी है। पेश है इसी पर स्वदेश विशेष। बचपन में हमने अपने माँ बाप के मुंह से अक्सर एक से बढ़कर एक डायलॉग सुने होंगे, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या फिर जब बड़े हो जाओगे तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। और हमें लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब आगे बढ़ेंगे पैसा कमाएंगे तो बचा भी लेंगे और उड़ा भी लेंगे। लेकिन जो आज के युवा हैं, यानी कि जनरेशन जी, अब इसकी डेफिनेशन अपनी अपनी होती रहती है, लेकिन आज के ज़माने में अगर जनरेशन डी माने तो वो है जो 95-96 के बाद पैदा हुए हैं। उनको अगर ये डायलॉग दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी की एक असलियत साबित हो रही है। युवाओं को इस महंगाई के दौर में आटे दाल का भाव पता चल रहा है और ये भी पता चल रहा है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जिसके चलते उन्होंने अपने खर्च कम कर दिए हैं। फिजूल खर्ची पर बैन लग चुका है। आज डिस्को और होटलों में खुला खर्च करने वाले युवा एक बार ज़रूर सोचते हैं कि किस डिस्को में जाएं, किस होटल में खाएं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं पैकेज। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त सब कुछ सिखा देता है और सब कुछ भुला भी देता है। ये वक्त ही है जो लोगों के साथ जीना भी सिखा देता है और लोगों के बिना रहना भी। कोविड काल और उसके बाद कुछ ऐसा ही हुआ, खासकर जनरेशन Z के साथ। जहां 1997 के बाद पैदा हुए कई जेन जेड ने काम करना शुरू किया तो कोरोना आ गया। कोरोना गया तो फिर महंगाई आ धमकी, जिसके चलते ये युवा पहली तनख्वाह भी
ढंग से नहीं उड़ा पाए। वहीं उनके सामने जो चुनौतियां आई हैं उससे निपटने के लिए युवाओं ने अपनी जिंदगी का तौर तरीका ही बदल डाला। जो कभी कैब की सवारी करते थे वो अब ऑटो में चलने लगे हैं। खाने पीने की चीजें महंगी हुई तो लोग होटल की बजाय घर में खाने को तरजीह देने लगे और पहली बार ये युवा अपने महीने के बजट को भी मैनेज करने लगे हैं। जो युवा पहले ऐप बेस्ड कैब सर्विस के लिए 300 रुपए देते थे अब 500 रुपए चुकाने को मजबूर हैं, यानी 67% ज्यादा, यानी 67% ज्यादा। वहीं मटन बिरयानी खाने के शौकीनों को अपना शौक कम करना पड़ा है, क्योंकि जो मटन बिरयानी 2 साल पहले 355 रुपए की मिलती थी वो अब 34% ज्यादा यानी 475 रुपए की। वहीं मिड रेंज सनस्क्रीन के लिए जो 412 रुपए खर्च करते थे, महंगाई के चलते उनको अब 40% ज्यादा यानी 575 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि 2 साल में कमर तोड़ महंगाई ने युवाओं को काफी कुछ सिखा दिया है, जिसके चलते वो अपना लाइफस्टाइल बदलने पर मजबूर हो गए हैं। वाकई में वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ देता है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, जेनजी की स्थिति को देख के एक गाने की एक पंक्ति याद आती है, क्या क्या ना सोचा था मैंने, क्या क्या ना सपने सजाए, लेकिन महंगाई ने उन सपनों को काफ़ी हद तक तोड़ के रख दिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार मौजूद हैं, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। प्रोफेसर, ये जो जनरेशन है उनके साथ तो कई सारी चीज़ें गलत हुई। कॉलेज के बारे में कई सबसे सुना, अपने दोस्त जो बड़े दोस्त थे उनसे सुना, बड़े भाइयों से सुना, लेकिन कॉलेज बीत गया एक कंप्यूटर के सामने, और उसके बाद जब नौकरी की बारी आई तो महंगाई इस कदर आ गई है कि जो सोचा था कि करें वो तो कर नहीं पा रहे हैं, बल्कि बचाने और काम चलाने की स्थिति है। जी हाँ, देखिए, हमारे देश में 2 तरह के युवा हैं। एक तो जो संघर्ष क्षेत्र में काम करते हैं और एक जो असंघर्ष क्षेत्र में काम करते हैं। असंघर्ष क्षेत्र में तो जैसे कि अभी खबर आई कि 94% तो 10,000 रुपए से कम के काम पे करते हैं। वो तो कोई लग्जरी कंजम्पशन कर नहीं सकते, वो फिजूल खर्ची कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो ज्यादा होता नहीं। ये जो संघर्ष क्षेत्र के जो युवा हैं, ये बात उनकी हो रही है कि वो टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं वगैरह। तो ये तो जो हमारे देश में ये बहुत ही छोटा प्रतिशत है और उनको दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ नौकरियां कम हो गई हैं, दूसरी तरफ आमदनी कम हो गई है, और तीसरी तरफ उनके जो महंगाई की वजह से जो उनकी सेविंग्स हैं उन पे असर पड़ा है, और जिसके पास सेविंग नहीं थी तो उसको अपना कंजम्पशन काटना पड़ा। तो 2 तरह के कंजम्पशन होते हैं, एक तो जो एसेंशियल आइटम होता है और एक डिस्क्रिशनरी आइटम होता है। एसेंशियल आइटम तो आपको कंज्यूम करना ही पड़ता है। ये जो डिस्क्रिशनरी आइटम की बात हो रही है कि आप टैक्सी में ट्रैवल करें या स्कूटर में ट्रैवल करें, बाहर खाना खाएं या घर पे खाना खाएं, तो डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे काफी असर पड़ा है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी तक क्योंकि कॉन्टैक्ट सर्विसेज थोड़ी जो कमजोर थी, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट सर्विसेज में इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता था, ये तो अभी जाके खुले हैं कॉन्टैक्ट सर्विसेज पिछले 3 महीने में, नहीं तो उसके पहले तो कॉन्टैक्ट सर्विसेज बहुत सारी उपलब्ध नहीं थी। तो बीच में ये भी कहा जा रहा था कि क्योंकि यूथ अब बाहर नहीं जा रहा है तो उसकी सेविंग काफी हो गई थी, और जो सेविंग हुई थी तो वो ट्रैवल कर रहा है, वो बाकी और चीजें कर रहा है। तो नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे देश में तरह तरह के युवा हैं, हमें सबकी बात करनी चाहिए। एक तबका जरूर है जिसके ऊपर ज्यादा असर पड़ा है, और एक तबका तो ऐसा है जिसका लग्जरी कंजम्पशन था ही नहीं, कोई डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन नहीं था, और दूसरा तबका है जिसको जो आमदनी वगैरह अच्छी है क्योंकि वो IT सेक्टर वगैरह में काम करते थे, उनके ऊपर असर नहीं पड़ा। प्रोफेसर, एक और सवाल मेरा आपसे यही था कि ये बड़ी कहते हैं ना दोहरी मार का समय है, क्योंकि नौकरियां भी और स्टार्टअप के क्षेत्र में अगर हम इस समय जाएं तो लगातार फायरिंग्स हो रही हैं, बल्कि जो इससे आज से 2 से 3 साल पहले बड़ी हैंडसम सैलरी जिसे कहते थे हम, उस पे लगे थे, अब वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जब कोई 2-3 साल पहले और जब जहाँ फायरिंग होती है तो आपकी जो ज्वाइनिंग के समय आपको जो पैसा मिलने वाला होता है वो भी एक एवरेज रेट कम हो जाता है, और उसके बाद महंगाई है, तो ये तो बड़ा दोहरी मार जैसी बात हो गई है जो अभी इंडस्ट्री में उतरना चाह रहे हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो जिनके मतलब नौकरी चली गई या जहाँ पे कटौती हो गई उनके ऊपर तो दोहरी तीसरी मार पड़ रही है। लेकिन एक तबका संघर्ष क्षेत्र का वो भी है, जैसे IT सेक्टर है, जैसे कि
आप देखें फार्मा सेक्टर है या FMCG सेक्टर है, उनके ऊपर असर नहीं पड़ा है, बल्कि उनकी तो सेविंग बढ़ गई है, वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और जो असंगठित क्षेत्र है वो तो बहुत बुरी तरह पिट गया है, उसका तो और ज्यादा परेशानी है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि हमें ये 3 अलग अलग तरह के जो यूथ हैं उनकी बात करनी चाहिए। एक को तो नौकरी नहीं मिल रही है जो असंगठित क्षेत्र में, और जो संगठित क्षेत्र में आप कह रहे हैं जो स्टार्टअप वगैरह है, उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पे मार ये पड़ी है कि वहां पे इस समय क्योंकि नौकरियां कम हो गई हैं, वहां पे जो छटनी हो रही है। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि हमारा IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, FMCG सेक्टर वगैरह, यहाँ पे छटनियां नहीं हुई हैं, यहाँ तो रिक्रूटमेंट ज्यादा हो रहा है। उसी तरह E-कॉमर्स है, उसमें रिक्रूटमेंट ज्यादा हो रहा है, वहां पे कुछ लोगों को नौकरियां मिली हैं, लेकिन अभी उनको बेस लेवल पे नौकरियां मिली हैं, तो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। तो ये तरह तरह के अलग अलग यूथ हैं, उनकी अलग अलग बातें हैं। पर हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिसकी नौकरी चली गई, आमदनी चली गई, उसके ऊपर तो तीन तरफा मार है, क्योंकि इन्फ्लेशन से उसके ऊपर और भी ज्यादा असर पड़ा है। मई महीने में मुंबई की रियल्टी सेक्टर की ग्रोथ अच्छी रही है। सालाना आधार पर अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी सेल में 78% का यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। लेकिन पूरी खबर विस्तार से समझा रही है हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इस साल काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और यही ट्रेंड मई महीने में भी जारी रहा है। जो सरकारी आंकड़े हैं और साथ ही नाइट रैंक के भी जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि मई महीने में 2022 में पिछले 10 सालों का सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस देखने को मिली है। 9,500 से ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस सिर्फ इसी महीने हुई हैं। अगर पिछले साल के मई से तुलना करें तो इसमें 78% का उछाल देखने को मिला है। हालांकि अगर मंथ ऑन मंथ यानी अप्रैल से तुलना करें तो इसमें 19% की गिरावट ज़रूर आई है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि 1% का जो मेट्रो सेस लगने वाला था, उस सेस के कारण लोगों ने बुकिंग्स मार्च में ही कर ली थी, जिसके रजिस्ट्रेशन उन्होंने अप्रैल में कराए थे। और यही एक वजह है कि अप्रैल में 11,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए थे। हालांकि मई महीने में भी काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इससे जो स्टेट रेवेन्यू है उसमें भी 709 करोड़ रुपए का इजाफा, यानी उनको रेवेन्यू इतना मिला है। कंपेयर करें पहले से तो ये 160% ज़्यादा है। किस रेंज में घर सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं वो है 1 करोड़ और उससे ज़्यादा। 54% जो टोटल सेल्स हुई या टोटल रजिस्ट्रेशंस हुई हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ में हुई हैं। साइज़ की बात करें तो 500 से 1000 स्क्वायर फीट के जो घर हैं या वर्ग फीट के घर हैं उनमें उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। वेस्टर्न सबर्ब्स और सेंट्रल सबर्ब्स, ये 2 इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा बिक्री देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटो लोन सेगमेंट पर फोकस बढ़ाने के लिए एसबीआई की रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय से वाहन पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन के लिए बातचीत चल रही है। साथ ही एसबीआई का ऑटो डीलर्स के साथ साझेदारी पर भी जोर है। 2 व्हीलर सेगमेंट के लोन बुक के मार्केट शेयर बढ़ाने की भी बैंक की तैयारी चल रही है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर तमाम डिटेल सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से बातचीत कर रहा है वाहन पोर्टल में इंटीग्रेशन करने के लिए। जी हाँ, सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये बातचीत अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, लेकिन एसबीआई की स्ट्रैटेजी यही है कि जो वाहन पोर्टल का डेटा है उसको लिवरेज किया जाए अपने ऑटो लोन सेगमेंट को एक्सपैंड करने के लिए, और वो ऑटो लोन सेगमेंट में भी स्पेसिफिकली 2 व्हीलर सेगमेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए। अभी फिलहाल एसबीआई की अगर बात करें तो ऑटो लोन बुक करीब 80,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 2 व्हीलर लोन्स मात्र 5% या उससे कम होंगे। तो ज्यादातर कार लोन से डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओवरऑल आखिरी के 3 साल की भी बात करें तो जो मार्केट शेयर एसबीआई का ऑटो लोन सेगमेंट में इंक्लूडिंग कार लोन्स एंड 2 व्हीलर लोन्स जो करीब 34% होता था, वो इस तिमाही में घटकर करीब 23.7% हो गया है। तो आइडिया ये है कि जो 10% मार्केट शेयर खोया है उसमें से जितना हो सके वापस लिया जाए। इसके लिए एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से वो वाहन पोर्टल के लिए बातचीत जारी है। इसके अलावा डीलर्स से भी और टाई अप्स किए जाएंगे, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा कमीशन के लिए। तो ये 2 प्रोंग स्ट्रैटेजी है एसबीआई की ऑटो लोन सेगमेंट को एक्सपैंड करने के लिए।
60 साल पहले सुनामी में तबाह हुई रामेश्वरम धनुषकोडी रेलवे लाइन में फिर से नई जान फूंकने के लिए दक्षिण रेलवे ने मास्टर प्लान तैयार किया है। 733 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से रामेश्वरम को भारत के आखिरी छोर धनुषकोडी से जोड़ा जाएगा। धनुषकोडी से देखिए ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट। छोर धनुषकोडी मौजूद हैं और यहाँ पर मोदी सरकार की योजना है कि धनुषकोडी में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए, जिसके लिए बाकायदा डिटेल्ड सर्वे रिपोर्ट तैयार हो गई है। और वो सर्वे रिपोर्ट बताती है कि रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए 18 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जो कि सिंगल रेलवे ट्रैक होगा, वो बिछाई जाएगी। और उसमें 5 किलोमीटर ग्राउंड लेवल पे जबकि 13 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक बिछाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 18 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और इसका जो अनुमानित लागत है, जो खर्च है, वो तकरीबन 723 करोड़ रुपए होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनने की तैयारी है। इसके पहले भी यहाँ पर रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन 1964 की त्रासदी में जब साइक्लोन आया, उस सुनामी में यहाँ पर पूरी बर्बादी हुई, पूरा स्टेशन ये तबाह हो गया। सिर्फ स्टेशन नहीं, पूरे इस शहर में ज़बरदस्त जान माल का नुकसान हुआ। स्टेशन तो बर्बाद हुआ ही हुआ, यहाँ पे कस्टम्स का एरिया होता था, उसको भी ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा। लेकिन 1964 के बाद अब एक बार फिर सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर एक स्टेशन बनाया जाए, रेल कनेक्टिविटी यहाँ पर लाई जाए, जो कि रामेश्वरम से धनुषकोडी को जोड़ती हो। और उसके पीछे मकसद यही है कि लोगों को एक रिलायबल, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जा सके, क्योंकि धनुषकोडी का अपना एक रिलीजियस, एक पौराणिक महत्व है, एक धार्मिक महत्व है। सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से, विदेशों से यहाँ पे सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और उनको ये रेल सुविधा मुहैया कराने के लिए ये पहल सरकार की है। माना जा रहा है कि रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए बाकायदा मार्किंग भी की जा चुकी है और बस अब इंतजार है उस अप्रूवल का, जिसके बाद माने जा रहा है कि अगले कुछ सालों में धनुषकोडी में एक बार फिर रेलवे स्टेशन होगा, ताकि लोग आसानी से साउथ के इस अंतिम छोर, भारत के अंतिम टिप पर आ पाए और यहाँ से वो देख पाएं कि राम सेतु जिसका अपना महत्व है, इस तरीके की तमाम पौराणिक जो महत्व वाली बातें हैं, उनको वो नज़दीक से आकर के देख पाएं और इस एरिया को वो एंजॉय कर पाएं। क्रूड के दाम एक बार फिर उबल रहे हैं। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे तेल कंपनियों को छप्परफाड़ मुनाफा हो रहा है। अब ऐसे में खबरें थी कि सरकार इस मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगाकर कुछ हिस्सा अपने खजाने में भरना चाहती है, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फिलहाल वित्त मंत्रालय का ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक्सक्लूसिव खबर पर डिटेल्स हमारे सहयोगी मेघना मित्तल दे रही हैं। जी बिल्कुल, थोड़े समय से ये रिपोर्ट्स चल रही थी कि क्या गवर्नमेंट एक विंडफॉल टैक्स लगा सकती है ऑयल कंपनीज़ पर, जो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज़ हैं जैसे कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया वगैरह हो गया। लेकिन अब सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल से कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है ऑयल कंपनीज़ पर। ओएनजीसी सीएमडी ने भी हाल ही में ये कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा टैक्स लगाएगी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया था। तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल से कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी टैक्स ऑयल कंपनीज पर नहीं लगने वाला है। ये भी रिपोर्ट्स थी कि क्या गवर्नमेंट उनके रियलाइजेशंस को कैप कर सकती है, तो इसको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने बोला है कि ऐसा डिसीजन नहीं आने वाला है। ये याद रखिए कि जो करेंटली जो ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, उसकी वजह से जो ऑयल कंपनीज है उनको ये विंडफॉल गेंस हो रहे हैं। ये विंडफॉल गेंस होते हैं जबकि जो इमीडिएटली कोई प्राइस हाइक होता है, जो रीजंस कंपनी की तरफ से नहीं होते हैं, उनको विंडफॉल गेन होता है। इसीलिए ये टैक्स कंसिडर के रिपोर्ट्स आ रहे थे। ये भी देखने की बात है कि यूके ने 25% टैक्स लगाया है अपनी ऑयल और एनर्जी कंपनीज पर। उसके बाद भी ऐसे रिपोर्ट्स काफ़ी आ रहे थे। ये भी देखना होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो इस साल के एक्सपेंडिचर हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गए हैं। फूड सब्सिडी हो, फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो, या कि जो ड्यूटी कट्स किए गए हैं एडिबल ऑयल एक्साइज ड्यूटी को लेकर फ्यूल पर, उस सब से काफ़ी रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट को हुआ है। उसके चलते भी ये रिपोर्ट्स आ रहे थे कि क्या गवर्नमेंट ऐसा टैक्स लगा सकती है। लेकिन अब जो है ऑयल कंपनीज वो ये ब्रीदर उनको ये ले सकते हैं कि ऐसा कोई भी टैक्स गवर्नमेंट कंसिडर नहीं कर रही है। ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने राज्यसभा चुनाव के लिए कर्नाटक से अपना नामांकन दाखिल किया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। पीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ईटी नाउ स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका सेंसेक्स का सुपरस्टार बनने का। चलता रहा है सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ।